हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यानी कि तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। आज है हमारे इंडियन इको के चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। आज इसका दिन है। सो ऑलरेडी हम सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। 27 डेज पे हम पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 29-30 डेज की ये सीरीज है, 2 से 3 दिन में और तुम्हारा पूरा सिलेबस अकाउंट्स, इको, बिजनेस, हर चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी हर चीज का पेपर हो जाएगा लीक। और ये ऐसी सीरीज है, तुम सबने अगर फॉलो करी है तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हाँ भैया, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसी सीरीज है जिसमें एग्जैक्ट पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में उन क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे इसी सीरीज में पीडीएफ में, ठीक है। एंड ये सेम क्वेश्चन इस साल भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमारी सीरीज से बाहर नहीं होगा। सो आई हाईली हाईली सजेस्ट कि अगर आपको रिवीजन भी करनी है ना, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लो, बिकॉज एक बार में वैसे भी तुम्हें सब कुछ याद नहीं होगा। सो इन्हीं क्वेश्चंस को चाहे दोबारा कर लो, बट इन क्वेश्चंस को प्लीज बहुत इंपॉर्टेंस देना, बहुत जरूरी समझना, क्योंकि सेम क्वेश्चन गारंटीड तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स में देखेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, लेकिन इससे पहले अगर पिछले लेक्चर्स देखने हैं सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, प्लेलिस्ट है, डिटेल लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, सब मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जाओ, और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, डेली डोज ऑफ मोटिवेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके भी जरूर फॉलो करना। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है रूरल डेवलपमेंट में से, वो है कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट। इसको जस्टिफाई करो विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे कोऑपरेटिव का हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में से अगर एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, तो वो है हमारा रूरल फाइनेंस का टॉपिक या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक। इन दोनों में से मेजॉरिटी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रूरल फाइनेंस में आप पढ़ते हो कि कैसे हमारे पास अलग अलग तरीके हैं फाइनेंस करने के, या तो बैंक्स वगैरह के थ्रू फॉर्मल सिस्टम से कर लो या इनफॉर्मल सिस्टम से कर लो, जहां पे आपके लैंडलॉर्ड्स वगैरह आ जाते हैं ना। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसी फार्मिंग जो एनवायरमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। सो मेजरली ये दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इन दोनों टॉपिक्स को, और इनको अच्छे से कर लेना। पर और भी जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, वो हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जब भी रूरल एरियाज में लोग होते हैं, रूरल एरिया के लोग ना गरीब होते हैं, वो एक एक अकेला बंदा अपने घर से पैसा लाकर जो है अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकता। अर्बन एरिया में फिर भी 2-4 लोग मिलकर कर लेते हैं, पर रूरल एरिया में पैसा नहीं होता है इंडिविजुअल लोगों के पास। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर अपना थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, उसको कोऑपरेटिव बोला जाता है। सबसे बड़ा कोऑपरेटिव हमारे देश में कौन सा है? अमूल, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोऑपरेटिव हमारे देश में कौन सा है? अमूल। अमूल तुम सबको पता ही होगा, दूध की कंपनी है ना। So cooperative marketing has supported farmers in obtaining fair prices for their produce in the market. Cooperative marketing की बात हो रही है, मतलब ओवरऑल कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है। अब देखो, जो तुम्हें कोऑपरेटिव बनाना है वो तुम किसी भी चीज का बना सकते हो। विमेन साथ मिलके सिलाई बुनाई के लिए कोऑपरेटिव्स बना सकती हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सारे फार्मर्स साथ मिलके बनाते हैं कि सारे फार्मर्स साथ मिलके एक दूसरे के प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिससे कि सबका भला होगा। कोऑपरेटिव फाइनेंस बना सकते हो कि सारे साथ मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे में से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक दूसरे को उधार दे देंगे, ठीक है। तो वो किसी भी चीज की कोऑपरेटिव सोसाइटी तुम बना सकते हो। ऐसे ही कोऑपरेटिव मार्केटिंग की अगर बात करें तो वो फार्मर्स को सपोर्ट करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोड्यूस को, अपनी फसल को बाजार में बेच सके। पर अभी कुछ सालों में थोड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को जो है फेस करनी पड़ी है। क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? क्योंकि नंबर 1, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स जो है। ऐसा नहीं है कि हर एक फार्मर आ पा रहा है, हर एक फार्मर ज्वाइन कर रहा है। रिसेंटली अब काफी फार्मर्स इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। कहते हैं मार्केटिंग वाले कोऑपरेटिव्स के बीच में एंड जो फूड प्रोसेसिंग, फसल की प्रोसेसिंग वगैरह वाले कोऑपरेटिव्स हैं, उनमें कनेक्शन सही नहीं बन पा रहा है। वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लिंक नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से सामान प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, मार्केट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इनएफिशिएंट है, क्योंकि पैसे को मैनेज करना ना काफी मुश्किल चीज होती है। बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं जिनको सब कुछ आता हो। और अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा वो पैसा ज्यादा मांगेगा, और पैसा इनके पास होता ही नहीं है कि वो किसी की इतनी हाई सैलरी दे सके, विच इज वाई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी यहाँ देखने को हमें मिलती है।
ठीक है, आगे चलें। Agro startups and rural enterprises are becoming increasingly vital for rural development in India. कहते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो आजकल हमारे लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? एक्सप्लेन हाउ एग्रो स्टार्टअप्स एड्रेस द क्रिटिकल चैलेंज फेस बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और कमेंट करो ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि आजकल एग्रीकल्चर के ना फील्ड में स्टार्टअप्स शुरू हो गए जो कि हमारे लिए काफी जरूरी हो गए। मतलब इफ यू सी, कैन यू सी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली बुक से नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, समझ रहे हो, जहां पे तुम्हें थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। बट हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो आप इसको थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ से सोच समझ कर भी लिख सकते हो, इवन इफ आपको एज इट इज आंसर नहीं आता है। ठीक है, हार्डली 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 3 से 4 नंबर का। सो आपको जो है अपने दिमाग से भी थोड़ा सा बना के लिखना होगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। सो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको कैसे ठीक करते हैं, उसको कैसे फेस करते हैं। सबसे पहला आता है टेक्निकल इनोवेशन। अब बहुत ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चर में ना टेक्निकल इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तुम क्या फार्म पे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्या फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, क्या तुम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? क्या मशीनें यूज़ कर रहे हो, वो सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही मशीन यूज़ कर लोगे तो तुम कम टाइम में ज़्यादा फसल उगा पाओगे। एंड वो नॉर्मल फार्मर्स जो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी को यूज़, ठीक है? तो जो स्टार्टअप्स हैं, वो टेक्निकल इनोवेशन ला रहे हैं। इफ यू फॉलो शार्क टैंक, तो शार्क टैंक के इनिशियल कुछ सीजन्स में, एटलीस्ट आई थिंक पहले 2-3 सीजन्स में, एग्रीकल्चरल रिलेटेड काफी स्टार्टअप्स आते थे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई ना कोई टेक्निकल मशीनरी कुछ ना कुछ लाते थे। ठीक है, सो आजकल वो चीज इंक्रीज हो रही है, टेक्निकल इनोवेशन आ रही है, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहे हैं, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टूल्स आ रहे हैं। अब आईटी ना बहुत जरूरी हो गया है फार्मिंग में, क्योंकि आईटी की मदद से ना तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कितने टाइम में क्या बनेगा, क्या खराब होगा, क्या ठीक होगा, किसकी फसल कितनी होगी, किसको कितना पानी चाहिए, कितने फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए, जो आपको नेकेड आईज से बहुत बार नहीं दिखता, वो आप मशीनों की मदद से देख सकते हो। तो आईटी का भी बहुत जरूरी हो गया। आईटी की मदद से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बारिश कितनी होगी, नहीं होगी, ज्यादा होगी, फ्लड्स आएंगे। ठीक है ना। streamlining supply chains and creating direct market linkages which may lead to better pricing, and of course आप जो है better pricing भी ले सकते हो, because अब again अगर एक गरीब फार्मर है जिसको नॉलेज नहीं है, वो अच्छा प्राइस भी नहीं डिमांड कर पाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, स्टार्टअप्स जो है वो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप्स आपकी प्राइसिंग वगैरह में मदद करेंगे, मार्केटिंग में मदद करेंगे, टेक्निकल इनोवेशन में मदद करेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी जो है लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग प्रोग्राम्स ला रही है सरकार, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्रीश्योर है, अलग अलग तरीकों से सरकार भी अलग अलग स्कीमें लाके फार्मर की मदद करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब आईटी का रोल इसमें से किसमें हमें पता चल रहा है? आईटी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगी, फूड सिक्योरिटी मिलेगी, डिससेमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आईटी की मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक तीनों ही जो है, एग्जैक्टली तीनों ही जो है आईटी की मदद से जो है काफी इंप्रूव हो सकते हैं। आईटी की मदद से हमें फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है? कि भूखमरी नहीं होनी चाहिए, फेमाइन नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होगा? जब ज्यादा फसल उगेगी, और अगर आईटी का यूज करोगे तो ऑब्वियसली तुम फसल ज्यादा उगा पाओगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाओगे आईटी का यूज करके, और इंफॉर्मेशन तुम जो है डिसेमिनेट कर पाओगे रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मतलब तुम इंफॉर्मेशन बता पाओगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डैश ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब तो तुम समझते हो ना, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना कि मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। उसमें पैकेजिंग भी आती है, प्राइसिंग भी आती है, प्रोडक्ट भी आता है, ब्रांडिंग भी आती है, ग्रेडिंग भी आती है, सब कुछ आता है। मतलब कि तुम पहले एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अब प्रोड्यूस करने के बाद ना अल्टीमेटली तुम्हें वो कस्टमर को बेचना होता है, ताकि तुम पैसा इकट्ठा कर सको। लेकिन इस प्रोड्यूस करने के बाद, मैंने क्या बोला, प्रोड्यूस करने के बाद फाइनल सेल करने तक बीच में तुम चाहे जो मर्जी करो, चाहे तुम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वॉट एवर यू डू, इस पूरे प्रोसेस के बीच में उसको मार्केटिंग बोला जाएगा। पर एक चीज याद रखना, प्रोडक्शन जो है वो मार्केटिंग में नहीं आता।
प्रोडक्शन के बाद जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो वो सब मार्केटिंग में आता है, प्रोडक्शन नहीं आता। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ग्रेडिंग, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो ये तीनों चीजें जो है प्रोडक्शन के बाद तुम करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, असेंबलिंग करते हो, ग्रेडिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो, व्हाटएवर, वो सब मार्केटिंग में आएगा। 2, 3 एंड 4। चलो, in the recent years all the adults are encouraged to open bank accounts as a part of which scheme? सरकार किस स्कीम के अंडर बोल रही है कि सब लोग अपने अकाउंट्स खुलवाओ? जन धन योजना। जन धन योजना सरकार ने योजना लाई है जिसके अंदर सरकार ने सबको बोला है कि भैया हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा डालेंगे पर तुम अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग द रूरल डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग द लाइवलीहुड्स इन इंडिया। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होते हैं? क्रेडिट मतलब उधार, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, मतलब कि आपको उधार चाहिए पर ऐसा नहीं कि करोड़ों का मिल जाएगा। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको तो करोड़ों का उधार मिल जाता है, पर गरीब फार्मर को इतना नहीं मिल पाता है, उसको बहुत छोटा उधार मिल पाता है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने का ही उधार मिलता है। बट हाँ चलो, फार्मर के लिए तो वो भी बेहतर है क्योंकि उसको फार्मिंग में मदद मिल जाएगी। तो ये जो है काफी फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। इनका मतलब क्या है? दे हैव इमर्ज्ड, अब मेरे साथ रीड करो एक बार, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। उधार का जो क्रेडिट सिस्टम है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है, उसमें गैप था। गैप क्या था? कि फार्मर्स को लोन नहीं मिलता था। इसके लिए माइक्रो क्रेडिट सिस्टम लाए कि छोटा छोटा लोन दे दो, ज्यादा मत दो, छोटा छोटा लोन देके तो शुरू करो। तो ये काफी हेल्पफुल हुआ। आगे पढ़ो। द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द रूरल सोशल स्ट्रक्चर। कहते हैं कि जो फॉर्मल क्रेडिट स्ट्रक्चर था, है ना, फॉर्मल क्रेडिट का क्या मतलब है? बैंक्स के थ्रू जो हमें उधार मिलता है वो रूरल एरिया में ना अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं था। अर्बन एरिया में मिल जाता है तुम्हें उधार, फॉर्मली बैंक के थ्रू रूरल एरिया में नहीं मिल पाता है। ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल। अब फार्मर है गरीब, उसके पास है ही नहीं कोई चीज गिरवी रखने के लिए। अर्बन एरिया में तो तुम घर गिरवी रख दो, गाड़ी गिरवी रख दो, कुछ तो होगा गिरवी रखने को, है ना। पर फार्मर के पास नहीं था। तो अ वास्ट प्रपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड गो आउट ऑफ क्रेडिट नेटवर्क, क्योंकि वो गिरवी नहीं रख सकते कुछ भी, इसलिए वो क्रेडिट नेटवर्क से ही बाहर हो जाते थे। उनको क्रेडिट मिलता ही नहीं था, वो नेटवर्क से बाहर ही हो जाते थे। ठीक है, पर माइक्रो क्रेडिट सिस्टम ने हैज ब्रॉट दीज पुअर हाउसहोल्ड्स इन द एम्बिट ऑफ फॉर्मल क्रेडिट बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो गरीब हाउस होल्ड था उसके पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं थी, इसलिए वो क्रेडिट नेटवर्क से बाहर ही हो जाता था, उसको उधार मिलता ही नहीं था। पर जब तुम उधार ले ही 2, 4, 5, 10 लाख का रहे हो, बहुत कम माइक्रो लेवल पे ले रहे हो, तो तुम्हें गिरवी भी नहीं कुछ ज्यादा रखना पड़ेगा और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी तुम्हें उधार मिलेगा। तो जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम्स हैं उसने पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी मदद करी, उनको उधार दिया एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, आगे चले। अब अगला फिर से मेरे पास एक एमसीक्यू है, पहले खुद सॉल्व करो फिर आंसर मेरा देखो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द रूरल बैंकिंग सिस्टम। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ वेल स्ट्रक्चर्ड रूरल बैंकिंग सिस्टम इंडिया में बनाया गया। हाँ, हमने धीरे धीरे जो है काफी एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूरल बैंकिंग सिस्टम बनाया जिसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी आए, रीजनल रूरल बैंक्स भी आए, है ना, नाबार्ड हमने बनाया, तो पूरा एक सिस्टम हमने बनाया। रूरल बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। हाँ, जैसे मैंने बोला बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। नाबार्ड है जो कि पूरे रूरल बैंकिंग सिस्टम का हेड है। उसके अलावा छोटे छोटे रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो छोटे छोटे रीजन्स में ऑपरेट करते हैं। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, है ना, कोऑपरेटिव सिस्टम जो अभी पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक काफी चीजें हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं। रीज अगेन वही बात आ गई, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? तुम्हें तुम्हारे लैंड को गिरवी रख के उसके बदले में लोन दे देता है बहुत इजीली। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एंड रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया वर्क्स अंडर द गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एसबीआई। अरे नहीं भैया, एसबीआई अलग है, रूरल बैंकिंग सिस्टम अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इट वर्क्स अंडर नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड है जो पूरा रूरल बैंकिंग सिस्टम का हेड है, उसके अंदर पूरा रूरल बैंकिंग सिस्टम चलता है, एंड इट्स नॉट एसबीआई। ओके, सो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है।
ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इंडिकेट द इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट सिस्टम। मार्केटिंग में मैंने तुम्हें बताया था सब कुछ आएगा एक्सेप्ट फॉर प्रोडक्शन, तो ये सारा कुछ आएगा, इसमें प्रोडक्शन आ गया, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। प्रोडक्शन के अलावा बाकी सब कुछ मार्केटिंग के अंदर आएगा, ठीक है, ये भी सब आएगा मार्केटिंग में, ये भी सब आएगा मार्केटिंग में, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं आएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट। रेगुलेटेड का क्या मतलब होता है? व्हेनेवर यू से रेगुलेटेड, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट, हमारे देश की जो सरकार है, उसने कुछ रोक टोक लगाई हुई है। हम बोलते हैं कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मार्केट में डिमांड है सप्लाई है, डिमांड सप्लाई के बेस पे इक्विलिब्रियम होगा, प्राइस सेट होगा, मार्केट चलती रहेगी। पर जब गरीबों की बात आती है, जब फार्मर्स की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, या बहुत पुअर पीपल की बात आती है, सो गवर्नमेंट बोलती है कि मैं डिमांड सप्लाई के बेस पे नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि वो प्राइस बहुत महंगा होगा, गरीब नहीं अफोर्ड कर पाएगा, फार्मर्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो कई बार स्पेशली फॉर पुअर पीपल, स्पेशली फॉर फार्मर्स, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है, उसको रेगुलेट करती है। सो व्हेनेवर यू से कि कोई रेगुलेशन हो रही है, रेगुलेशन का क्या मतलब है कि सरकार ने इंटरफेयर किया है, सरकार ने कोई रोक टोक कुछ तो लगाया है, सरकार ने इंटरफेयर किया है, ठीक है। तो रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट जो है वो क्यों होती है? ताकि सरकार फार्मर्स का बेनिफिट कर सके। पर इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव उसका नहीं है? सबसे पहला है टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर्स टू गेट द बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। भाई ये तो सही है ना, सरकार तो यही चाहती है कि फार्मर के लिए बेहतर हो, फार्मर के लिए अच्छा हो सब कुछ, है ना, फार्मर को बेस्ट प्राइस मिले, तो ये ऑप्शन तो सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। तो जिसमें भी वन आ रहा है वो तो गलत है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। टू डिस्करेज, डिस्करेज को याद रखना वर्ड को, इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई सरकार क्यों बोलेगी कि इंप्रूवमेंट मत करो? सरकार तो बोलेगी इंप्रूवमेंट करो, सरकार डिस्करेज नहीं करेगी, सरकार एनकरेज करेगी कि हाँ इंप्रूवमेंट करो। तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या होगा? ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टू नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, हाँ फार्मर्स एक्सप्लॉयट ना हो इसलिए सरकार करती है, ये ऑब्जेक्टिव भी सही है, ये ऑब्जेक्टिव भी सही था, ये इनकरेक्ट था, ठीक है। टू डिस्करेज, अब फिर से डिस्करेज वर्ड आ गया, देखो, फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी। भाई सरकार क्यों चाहेगी कि तुम क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव ना करो? सरकार चाहेगी कि तुम इंप्रूव करो, सरकार एनकरेज करेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव इनकरेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन बोलता है स्टेट एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जो टोटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स होती है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल, ठीक है, कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हो, ठीक है, कोई भी चीज यूज नहीं करते हो। ये एनवायरमेंट के लिए तो अच्छी होती ही है, पर एट द सेम टाइम वो इंसान जो इसको खाते हैं ये उसके लिए भी अच्छे होते हैं, बिकॉज इंसान भी तो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं खाना चाहेंगे ना, हमारी बॉडीज के लिए भी तो वो अच्छा नहीं है ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टूवर्ड्स होती है, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, ना ही कोई जीव जंतु मर रहे हैं, ना ही कोई पोल्यूशन हो रहा है, ना ही पानी वेस्ट हो रहा है, ना ही कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल बनाया नहीं जा रहा, लगाया नहीं जा रहा। तो एनवायरमेंट के लिए तो अच्छा है ही, पर इंसानों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पर पर फिर भी जो फार्मर्स हैं वो अभी ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, एंड फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। क्यों हो रही हैं? सबसे पहली चीज, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि हर कोई चाहता है कि भैया मुझे ऑर्गेनिक फूड ही खाना है। आज की डेट में एटलीस्ट ये अमीरों के चोचले लगते हैं, है ना, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ही कर सकता है, ये सब अमीरों के चोचले हैं, लेस पॉपुलर है। दूसरी चीज, इसकी यील्ड बहुत कम होती है। मतलब सोचो अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर हम हर कोई ऑर्गेनिक फूड क्यों नहीं उगा रहा? क्योंकि अगर तुम केमिकल वाला फूड 10 गुना ज्यादा उगा लो, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला फूड जो है वो बहुत कम उगता है, ठीक है, तो कि मतलब बहुत कम फसल उगती है ना। पहले भी तो यही प्रॉब्लम थी ना, कि फसल कम उगती थी जिस वजह से भूखमरी होती थी, फेमाइन्स आते थे इंडिया में। फिर हम HIV सीड्स लेकर आए, फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, केमिकल्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाले, तब जाके फसल ज्यादा हुई,
ठीक है? मतलब तुम सोचो केमिकल वाला फूड ना खाने से तो बेहतर है ना कि केमिकल वाला खा ले पर खा ले और ज़िंदा रहें, है ना? क्योंकि अगर खाना ही नहीं मिलेगा फिर तो वैसे ही लोग मर जाएँगे, भूखमरी से मर जाएँगे। इससे अच्छा है केमिकल वाला खा लो पर खा तो लो, ज़िंदा तो रहो, भूखमरी से तो अच्छा है ना? तो ये ना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। केमिकल इसीलिए तो डालते हैं, किसको शौक है केमिकल डालने का? यही है ना कि केमिकल डालोगे तो ज़्यादा फसल उगेगी, ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से कम फसल उगती है। तीसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी चीज़ें बनती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तुमने ये भी देखा होगा कि आजकल जो सब्जियां और फल उगते हैं, है ना, वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाते हैं केमिकल्स की वजह से। अगर केमिकल नहीं डालोगे तो फिर उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? तो लेस पॉपुलर है, लेस यील्ड है, शेल्फ लाइफ कम है, और क्या हो सकता है, लेस चॉइस है ऑफ क्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि तुम हर एक फसल को ही ऑर्गेनिकली उगा सकते हो। बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसको तुम ऑर्गेनिकली उगा ही नहीं सकते हो। तो लेस चॉइस ऑफ क्रॉप है, जिस वजह से भी फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एटलीस्ट अभी नहीं करना चाहते। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छी बात क्या है, जितनी भी फसल उगाते हो उसका रेट ज्यादा मिलता है। स्पेशली एक्सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि बाहर के लोगों के पास तो इनफ पैसा है। वो कहते हैं पैसा है, साफ खाना चाहिए, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा बिजनेस है फार्मर्स के लिए, ठीक है? और धीरे धीरे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी रही है, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स हो गई ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगला आता है कि आईटी की मदद से कैसे तुम इंडिया में फूड सिक्योरिटी ला सकते हो। देखो आईटी की मदद से तुम क्या कर सकते हो ना, तुम हर चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बारिश कब होगी, कितने प्राइसेस होने चाहिए किसी भी चीज के। तुम्हारी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, मतलब नई टेक्नोलॉजी तुम इनोवेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से तुम ऐसी नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो जिससे कि तुम्हारी फसल अच्छी उगे, है ना, हेल्दी हो, जल्दी जल्दी उगे, ठीक है ना? क्रॉपिंग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो आईटी की मदद से, ठीक है? आईटी की मदद से तुम अच्छे प्राइसेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो। आईटी की मदद से तुम तुम्हारे जो फार्मर्स हैं उनको नॉलेज दे सकते हो, उनको समझा सकते हो कि कैसे फसलें सही तरीके से उगाई जाएं ताकि उनका भी फायदा हो और ताकि ज्यादा खाना भी उग सके। आईटी की मदद से जो गवर्नमेंट है वो सही स्टेप्स लेकर के फार्मिंग में इंप्रूवमेंट ला सकती है, ठीक है? तो अगर आईटी को सही तरीके से हम इनोवेट करें, सही तरीके से डालें एग्रीकल्चर के अंदर, तो उससे हमारी फूड सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है भारत जैसे देश में, ठीक है? अगला, डैश फार्मिंग इज अ सिस्टम हेल्पफुल इन रीस्टोरिंग, मेंटेनिंग, एनहांसिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन सी फार्मिंग है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसकी मदद से जो हमारा एनवायरमेंट है वो सही रहेगा, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड स्टिमुलस टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। कहते हैं अगर तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लोगे ना तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी तुम्हारी। मतलब जैसे मैंने बोला था कि बड़े बड़े बिजनेस नहीं खोल सकते गरीब लोग, तो क्या होगा कि 10 15 20 लोग जो हैं, विमेन हैं, लोग हैं, गरीब हैं, फार्मर्स हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, वो मिलकर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोले, विच इज इसेंशियली मोर और लेस लाइक अ कोऑपरेटिव, और साथ में उसमें इकट्ठे मिलके अपना टाइम डालें, अपने एफर्ट डालें और अपनी मनी डालें, और उस टाइम एफर्ट और पैसे से वो क्या करें, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें, उससे जो है कुछ ना कुछ इनकम आनी शुरू हो, फिर उस इनकम को इन्वेस्ट कर करके और कुछ खोले, ठीक है? इससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। स्पेशली विमेन के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विमेन जो है वो पैसे नहीं कमाती, इसलिए विमेन की तो सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो अगर विमेन ऐसा करके साथ मिलके विमेन अपना एक ग्रुप बनाए और साथ मिलके काम करे तो विमेन की भी यूनिटी होगी, तो विमेन की सोशल डेवलपमेंट भी होगी, और वो पैसा भी कमाने लगेंगे तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो पैसा कमाने के लिए, आपको सोशल डेवलपमेंट के लिए, आपको एक ग्रुप मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपका बिजनेस होगा, आप नई चीजें सीखोगे, ठीक है ना, नई चीजें डेवलप करोगे, तो उन सभी चीजों में हेल्पफुल होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं, ठीक है? इट इज अ ग्रुप जिसमें कुछ लोग साथ मिलके अपना कॉमन मनी पूल इन करते हैं और उसकी मदद से कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं टू अलाइन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम विद द ग्रोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं? डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, और कोई दो वैलिड रीजन बताओ इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, स्पेशली अगर हम फाइनेंस के सेक्टर में बात करें तो गवर्नमेंट ने फिर से वही सब लिख देना कि गवर्नमेंट ने नाबार्ड खोला है, ठीक है? गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक्स खोले हैं, गवर्नमेंट ने लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले हैं, और इसकी मदद से एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम
रूरल एरियाज में डेवलप हुआ है। फॉर्मली अब फार्मर्स को, रूरल एरिया के लोगों को सस्ते रेट पे बिना कोलैटरल के अच्छे से लोन मिल जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें लेके आती है, जैसे कि जन धन योजना, जिसके अंदर सरकार क्या करती है, रूरल एरिया के लोगों को बोलती है कि आप अपना अकाउंट खुलवाओ, हम पैसा डालेंगे तुम्हारे अकाउंट में। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सब्सिडीज देती है, फार्म सब्सिडीज देती है फार्मर्स को, ताकि वो सस्ते में फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वगैरह ले सके। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केटिंग में मदद करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट्स को रेगुलेट करती है, फार्मर की मार्केट्स को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन पड़ी थी ना कि फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, इसलिए फार्मर गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है एग्रीकल्चरल मार्केट्स को। ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है हमारे रूरल एरियाज को डेवलप करने में? देखो, पहले क्या होता था, जो फार्मर्स थे, अब फार्मर को जो है ना, फाइनेंस या क्रेडिट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फार्मर ना बीज बोता है, तो उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं उस टाइम पे। कुछ 6 महीने तक का टाइम लग जाता है बीज बोने से लेकर फाइनली जो फसल होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर आराम से 6 महीने का टाइम लग जाता है। जब तुम बीज बो रहे हो, जब तुम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मशीनरी, जब तुम ये सारा कुछ खरीद रहे हो, तब तुम्हें चाहिए बहुत सारा पैसा। पैसा तो तुमने इन्वेस्ट कर दिया, अब 6 महीने तक तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। 6 महीने बाद जब तुम्हारी फसल हुई, अगर अच्छी हुई तो फसल को बेचोगे तब पैसा कमाओगे, पर 6 महीने तक कोई पैसा नहीं है तुम्हारे पास। इस बीच में तुम्हें घर का खर्चा भी चलाना है, फार्मिंग का खर्चा भी चलाना है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए रूरल एरिया के लोगों को, फार्मर्स को बहुत जरूरत होती है पैसे की। उनको पैसा मिलता नहीं था, उनको पैसा मिलता नहीं था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, उनको डेट ट्रैप में फंसाया जाता था बाय द लैंडलॉर्ड्स, है ना, जमींदार। तो उसकी वजह से जो फार्मर थे वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, उधार पे उधार, उधार पे उधार चलता रहता था, एक्सप्लॉइट किए जाते थे, बहुत बार उनको स्लेवरी करनी पड़ जाती थी। ठीक है, उनकी सारी फसल उनको जमींदार को देनी पड़ जाती थी। तो बहुत बुरी हालत में वो लोग थे। और फिर इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम लेकर आई, जिसके अंदर सरकार ने क्या किया, यही सारा नाबार्ड, ये 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 सब कुछ सरकार लाई। इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो फार्मर्स हैं उनको लेसर रेट पे मिलने लगा, बिना कोलेटरल के मिलने लगा, और एक फॉर्मल लोन मिलने लगा, जिससे कि अब उनकी डेट ट्रैप की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। तो अब जो फार्मर्स हैं वो पहले जैसे नहीं रहे कि भैया डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, कि ये तो अनपढ़ है, इसको क्या पता होगा। अब वो हालात नहीं रहे उनके, अब उनको समझ आती है और अब उनके साथ कुछ गलत नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब जो रूरल एरियाज हैं वहां पर प्रोडक्टिव चीजें फार्मर करने लग गए हैं, क्योंकि अब उनसे उनका पैसा छिन नहीं रहा ना। लोन मिलता है, काम करते हैं, लोन चुकाते हैं, पैसा कमाते हैं, और उस पैसे को प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं। तो अब जो है, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की वजह से इंडिया का जो रूरल एरिया है वो अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली अप्रेज द माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन रूरल इंडिया। माइक्रो क्रेडिट की बात हो चुकी है, ठीक है, कि छोटे लेवल पे आपको क्रेडिट मिलता है, बिना कोलेटरल के एक कंसेशनल रेट पे मिलता है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है, इन इंडिया रूरल लैंडस्केप एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन हैज इमर्ज्ड एज अ सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ फार्मर प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं अगर तुम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर दो तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऑब्वियसली हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो फार्मिंग है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। फार्मिंग जो है रिस्की है, क्योंकि अगर तुम्हारी फसल खराब हुई नेचुरल रीजंस की वजह से, फार्मिंग जो है नेचर पे डिपेंडेंट है, और नेचर कोई तुम्हारा मामा नहीं लगा कि तुम जैसे बोलोगे वैसे ही बिहेव करेगा। नेचर तो वैसे भी हम इंसान इतना खराब करते जा रहे हैं, मतलब पंजाब में इतने गंदे फ्लड्स आए कि मतलब भगवान कभी ना दिखाए वो दिन, इतने बुरे फ्लड्स पंजाब में आ रहे हैं। तो वो हम खुद नेचर इतना खराब करते जा रहे हैं। तो नेचर कोई हमारा सगा तो है नहीं, है ना, हम ही नेचर के सगे नहीं है। तो नेचर पे डिपेंडेंट है फार्मिंग, है ना। और फार्मिंग में है बहुत ज्यादा रिस्क कि तुम्हारी फसल कितनी ही खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो फार्मिंग इज अ वेरी वेरी रिस्की जॉब। दूसरी चीज, फार्मिंग में लॉसेस वैसे भी बहुत होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, तुम्हें सही प्राइस मिलता नहीं है तुम्हारी फसल का। तीसरी चीज, फार्मिंग एक सीजनल चीज है, कि जब सीजन होगा तो फार्मिंग में काम करोगे, उसके अलावा काम नहीं करोगे, विच इज वाई तुम्हारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है ना? तो इस सब की वजह से क्या था, फार्मर गरीब थे, ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा काम नहीं मिलता था। पर अगर तुम रूरल एरिया में ही डाइवर्सिफिकेशन ले आओ, तुम बोलो कि हॉर्टिकल्चर कर लो, मिल्क से रिलेटेड काम कर लो, छोटे-मोटे मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम कर लो, है ना? मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करो, बहुत काम हो सकते हैं, बहुत काम हो सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कर लो, टूरिज्म में चले जाओ, आईटी में चले जाओ, अर्बन एरियाज़ में जाके पढ़ाई-लिखाई करके कुछ काम कर लो, बहुत काम कर सकते हैं रूरल एरिया के लोग। तो तुम रूरल एरिया को कामों को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, जो तुम्हारा रिस्क है अनसर्टेनिटीज का इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट हैज प्रोवाइडेड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू द रूरल पीपल। ठीक है, तो तुम डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, दो तरीकों से। पहला तरीका है कि तुम अपना जो एग्रीकल्चर है उसी को डाइवर्सिफाई कर लो। तुम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स बनाओ, अलग अलग तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स तुम बनाओ। ठीक है, ऐसा मत करो कि सिर्फ एक ही चीज बना रहे हो, कैश क्रॉप्स भी उगाओ। तो या तो एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर लो, या फिर दूसरे किसी एक्टिविटी में चले जाओ, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री में चले जाओ, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स में चले जाओ, फिशरीज में चले जाओ, फिश फिश रिलेटेड काम कर लो। आप जो है डेयरी में चले जाओ, है ना, दूध से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। देन आपका आईटी में चले जाओ, देन टूरिज्म में चले जाओ, कोई दूसरे काम में चले जाओ, वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एंड उन सभी चीजों से आपका जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कि सीजनल रिस्की, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अगला, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप बोला जाता है। कि आप अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाओ, सिर्फ एक क्रॉप पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है? द रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ, ये तो हमने कर लिया कि मल्टी एजेंसी है, हमने फॉर्मुलेट किया है, ये सारी चीजें हैं। ये गलत है ना, है कि एसबीआई के अंडर नहीं है, नाबार्ड के अंडर है, ये वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एमएसपी इज मेंटेन्ड एज बफर स्टॉक। हाँ, जो भी सरकार एमएसपी के अंडर खरीदती है उसका बफर स्टॉक बनाती है, या फिर गरीबों में बांटती है अपनी राशन की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, राशन की दुकानों के अंदर। एमएसपी से फार्मर को सेफगार्ड होता है अगेंस्ट द फॉल इन प्राइस। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सच हैं। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार बोलती है फार्मर को कि तेरी फसल के लिए इतना प्राइस तुम्हें फिक्स मिलेगा, अगर इस प्राइस पे बाजार में कोई खरीद ले तो उसको बेच दो। अगर बाजार में कोई नहीं खरीद रहा तुम्हारी फसल इस प्राइस पे, तो इस प्राइस पे सरकार तुम्हारी सारी फसल खरीद लेगी। लेट्स से अगर है 50 रुपए पर किलो का दाम है, और बाजार में होलसेलर बोलता है कि मैं नहीं खरीदूंगा, मैं तो 30 रुपए किलो पे ही खरीदूंगा, तो तुम होलसेलर को मत बेचो, तुम्हारी सारी फसल गवर्नमेंट 50 रुपए पर किलो पे खरीद लेगी। सरकार क्या करेगी फसल खरीद के? या तो गरीबों में बांट देगी राशन की दुकानों के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू, है ना, या फिर उसका स्टॉक मेंटेन कर लेगी कि कभी भूखमरी आई उस टाइम पे आपको वहां से खाना मिल जाएगा। कोविड के टाइम पे सरकार ने बफर स्टॉक का बहुत यूज किया था। ठीक है, चले आगे। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, मतलब तुमने देखा ही होगा 5वें 6वें सेट के बाद सब कुछ रिपीट ही होने लग जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, हम इमेज लगा नहीं पाते हैं, तो इमेज इसमें जो है रेगुलेटेड मार्केट की जो है मंडी का सीन है, तो रेगुलेटेड मार्केट की ही आंसर होगा। ठीक है, अगर मंडी की बात हो रही है ना, तो रेगुलेटेड मार्केट की बात हो रही होगी। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? मिल्क डेयरी से रिलेटेड थी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज, वैसे तो ये मैं समझा ही चुकी हूँ, एक बार पढ़ लो फिर भी मेरे साथ। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी in agriculture and non-agriculture sector. As the gestation period is quite long, hence rural credit is required to meet the initial investment of seeds, fertilizers, implements, etc. along with family expense. Gestation period क्या होता है? The duration between crop sowing and realization of income after production. ये सेम चीज मैं समझा चुकी हूँ आपको कि भैया 6-6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने पहले तुम सीड सो करते हो, फर्टिलाइजर
पेस्टिसाइड सब कुछ डालते हो और 6 महीने बाद जाके तुम्हारी इनकम आती है आफ्टर द प्रोडक्शन। तो जेस्टेशन पीरियड जो है बहुत लंबा है, इसलिए उस टाइम पीरियड में तुम्हें उधार पे पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। The national level multi-state cooperative society recently approved by the cabinet। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? For promoting organic production। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब हमें बताना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये सब हमने कर ही लिया है डिस्कस। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर, मेंटेन एंड एनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इससे क्या होता है, सब्सटीट्यूट करते हो कॉस्टलियर इनपुट्स को लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स के साथ। मतलब जो आपके HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब महंगे भी हैं, बुरे भी हैं। आप इसको सब्सटीट्यूट करते हो आप अपनी नेचुरल खाद से। नेचुरल मैन्योर बना सकते हो, नेचुरल खाद बना सकते हो। उस खाद को बनने में टाइम लगता है और उससे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती, पर वो फ्री में मिल जाएगी नेचुरल खाद तो आपको, है ना। तो आप कॉस्टली चीजों को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, है ना, ये मैंने बताया ही था आपको। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सेटअप कर रही है नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, अरेंजमेंट्स कर रही है फॉर टेस्टिंग ऑफ लैंड एंड सिलेक्शन ऑफ नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो गवर्नमेंट भी अपने स्टेप्स ले रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म, आज की आपकी कक्षा क्लास होती है खत्म। मैं मिलूंगी अगली क्लास में, पर कमेंट सेक्शन में डन लिखो, रोज अटेंडेंस लगाया करो एंड सारी चीजों को, सारे लेक्चर्स को जरूर जाके हमारे फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे चैनल को अगर पूरा फॉलो कर लिया, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आने गारंटेड है, पर अच्छे से पढ़ाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। तो हर जगह जाके हमें फॉलो जरूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।